संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट के अनुसार अस्वास्थ्यकर आहार यानी कि अनहेल्दी डाइट पैटर्न और पर्यावरण क्षरण वैश्विक कृषि खाद्य की प्रचंड लागत के मुख्य कारण है, जो कुल मिलाकर लगभग 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। और यह रिपोर्ट अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले उन कारकों की जांच करती है जो इन लागतों में योगदान करते हैं तथा वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन का आग्रह भी करती है। और प्रचंड लागतें उन आर्थिक बोझों को संदर्भित करती हैं जो खाद्य पदार्थों के बाजार मूल्य में परिलक्षित नहीं होती हैं। इनमें वर्तमान कृषि खाद्य प्रणाली से उत्पन्न स्वास्थ्य लागत, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। और देखिए, इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है ना, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, और जो संस्थान उस रिपोर्ट को तैयार करता है उसके बारे में भी याद रखा करिएगा, क्योंकि आपके सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से, इस तरह की रिपोर्ट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आखिर इस स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 जो रिपोर्ट है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर बात करेंगे, जानेंगे हम लोग। और कृषि खाद्य प्रणालियों के बारे में देखेंगे, और भारत एसएफएस की दिशा में कैसे कार्य कर रहा है, सतत खाद्य प्रणाली की दिशा में, उस पर भी बात करेंगे। और भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। भारत में संधारणीय और समावेशी एसएफएस के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, मुख्यालय। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या है, इन्हें भी नोट कर लीजिए। प्रचंड लागतें, कृषि खाद्य प्रणालियों की प्रचंड लागतें प्रतिवर्ष लगभग 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती हैं, और इन लागतों का 70% यानी कि 8.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न, हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह जैसी गैर संचारी रोगों एनसीडी से संबंधित है। भारत पर अंतर्दृष्टि, तो भारत की प्रचंड लागत कुल 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विश्व स्तर पर चीन 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और संयुक्त राज्य अमेरिका 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाद तीसरी सबसे बड़ी लागत है। और ये लागत कृषि खाद्य प्रणालियों से जुड़ी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरणीय चुनौतियों को दर्शाती है। और इनमें से 73% से अधिक लागत आहार संबंधी जोखिमों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक और पौधे आधारित खाद्य पदार्थों का कम सेवन से उत्पन्न होती है। और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और योजकों के अत्यधिक उपयोग से भारत को प्रतिवर्ष 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है, और जिसका मुख्य कारण हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह जैसी बीमारियां भी हैं। भारत में पादप आधारित खाद्य पदार्थों और लाभकारी फैटी एसिडों के अपर्याप्त उपभोग से 446 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रचंड लागत बढ़ जाती है, और जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर और अधिक बोझ पड़ता है। कृषि खाद्य प्रणाली में वितरण संबंधी विफलताओं के कारण कृषि खाद्य श्रमिकों के बीच कम मजदूरी और कम उत्पादकता और बदतर हो जाती है, और जिसके कारण भारत में गरीबी बढ़ रही है। कृषि खाद्य प्रणाली के अनुसार प्रचंड लागतें, तो रिपोर्ट में कृषि खाद्य प्रणालियों को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं दीर्घकालिक संकट, पारंपरिक, विस्तार, विविधीकरण, औपचारिकीकरण, औद्योगिक, और जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग प्रचंड कॉस्ट प्रोफाइल है। अधिकांश प्रणालियों में साबुत अनाज, फलों और सब्जियों का कम सेवन प्राथमिक आहार जोखिम है। हालांकि दीर्घकालिक संकट और पारंपरिक प्रणालियों जैसे प्रणालियों में फलों और सब्जियों का कम सेवन एक बड़ी चिंता का विषय है। पारंपरिक से औपचारिक प्रणालियों की ओर सोडियम सेवन में वृद्धि होती है, और औपचारिक प्रणालियों में यह चरम पर होता है तथा औद्योगिक प्रणालियों में घटता है। अधिक औद्योगिक प्रणालियों में प्रसंस्कृत और लाल मांस की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है, ये भी याद रखिएगा। और पर्यावरणीय और सामाजिक लागत, तो असंभावनीय कृषि पद्धतियों, विशेषकर कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाने में से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लागत उत्पन्न होती है, और जिसमें ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन, नाइट्रोजन पर अपवाह जैसी लागतें 720 बिलियन
अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है। और लंबे समय से इस संकट का सामना कर रहे देशों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 20% तक की महत्वपूर्ण सापेक्ष पर्यावरणीय लागत वहन करनी पड़ती है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिएगा। क्यों कहता हूं? अब जीडीपी की बात हो रही है। आखिर क्या है जीडीपी? ये भी याद रखा करिएगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा हूँ। एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है एक तरह से। पारंपरिक तथा दीर्घकालिक संकट प्रणालियों को सबसे अधिक सामाजिक लागतों का सामना करना पड़ता है, और जिसमें गरीबी, अल्पोषण शामिल है, जो इन क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 8 से आप देखिए 18%। परिवर्तनकारी बदलाव के लिए सिफारिश है तो वास्तविक लागत लेखांकन पिछड़ लागतों को बेहतर ढंग से पकड़ने और निर्णय लेने में सहायता करने के लिए वास्तविक लागत लेखांकन को लागू करना। स्वास्थ्यवर्धक आहार, स्वास्थ्य संबंधी पिछड़ लागतों को कम करते हुए पौष्टिक भोजन को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की नीतियां। स्थिरता प्रोत्साहन, तो सतत प्रथाओं को अपनाने तथा उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन प्रदान करना। उपभोक्ता सशक्तिकरण, तो उपभोक्ता व्यवहार को निर्देशित करने के लिए खाद्य विकल्पों के पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभावों पर स्पष्ट एवं सुलभ जानकारी। सामूहिक कार्यवाही का महत्व, तो प्रणालीगत परिवर्तन लाने के लिए कृषि व्यवसायों, सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों उपभोक्ताओं के बीच सहयोग का आह्वान है। और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन आवश्यक है। और कृषि खाद्य प्रणालियां, तो FAO कृषि खाद्य प्रणालियों को इस रूप में परिभाषित करता है। FAO का मतलब समझ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं खाद्य एवं कृषि संगठन की। और इसमें कृषि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, वितरण और अपशिष्ट प्रबंधन सहित खाद्य उपभोग तक की सभी गतिविधियां शामिल हैं। और ये प्रणालियां आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती हैं, जो खाद्य उत्पादन, वितरण एवं उपभोग को प्रभावित करती हैं। तीव्र शहरीकरण और बदलती आहार संबंधी प्राथमिकताओं के कारण कृषि खाद्य प्रणालियां अब ऐसे दबाव का सामना कर रही हैं जो उनकी स्थिरता तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता को चुनौती दे रहे हैं। भारत SFS की दिशा में कैसे कार्य कर रहा है? SFS से मतलब सतत विकास प्रणाली की बात हो रही है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार एक सतत खाद्य प्रणाली भावी पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक लाभप्रदता, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 800 मिलियन से अधिक नागरिकों को खाद्यान्न का अधिकार प्रदान करता है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। SFS के लिए भारतीय पहल, तो इसमें राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन हो गया, फोर्टिफाइड राइस वितरण हो गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई, ईट राइट पहल हो गया, डिजिटल कृषि मिशन हो गया। अगर SFS में भारत की चुनौतियां क्या हैं, इन्हें भी देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन, हाल के वर्षों में भारत मौसम के बदलते पैटर्न, अनियमित वर्षा, चरम घटनाएं जैसे अनावृष्टि, बाढ़, हीट वेव का सामना कर रहा है, और जिससे फसल की पैदावार और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। पर्यावरणीय क्षरण, तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा क्षरण, जल प्रदूषण तथा जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित प्रमुख चिंताओं में घटती पैदावार, मृदा उर्वरता, मृदा कार्बनिक कार्बन का स्तर और जल की कमी शामिल है। असंगत घटक सीमाएं, तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में शर्करा और नमक जैसे घटकों की सीमा में भारतीय मानक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के बीच असंगतता। और देखिए WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं ना। यह विसंगति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता को विनियमित करने और सुनिश्चित करने के प्रयासों को जटिल बनाती है तथा आहार संबंधी बीमारियों को कम करने के उद्देश्य से किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को संभावित रूप से कमजोर भी करती है। स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानक, तो भारत की कृषि निर्यात को कभी कभी गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण प्रमुख बाजारों में अस्वीकार कर दिया जाता है, और जिससे मानकों में सुधार की आवश्यकता उजागर होती है। कम उत्पादकता हुआ है, भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा छोटी जोत का मालिक है, जो उनकी उत्पादकता और आय को सीमित करता है। कई किसान पुरानी पद्धतियों पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उपज कम होती है और संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है। सीमित व्यापार सहयोग,
तो भारत के व्यापार समझौतों में SFS पर पर्याप्त चर्चा का अभाव है और जिससे मानकों पर आपसी समझौते के माध्यम से विकास के अवसर कम हो रहे हैं। निर्यात रणनीति और डेटा का अभाव। तो SFS संरक्षित व्यापार योजना का समर्थन करने के लिए उत्पाद विशिष्ट निर्यात रणनीतियों और व्यापक डेटा का अभाव है। भारत में संधारणीय और समावेशी SFS के लिए क्या आवश्यकता है? तो संधारणीय प्रथाएं, संधारणीय जल उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रणाली, पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना, छोटे किसानों के लिए सहायता, हाशिए पर पड़े किसानों के लिए वित्तीय सेवाएं, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच बढ़ाना, फार्म टू फॉर्क ट्रेसेबिलिटी को लागू करना, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता, सुरक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद ट्रेसेबिलिटी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग जैसे FAO, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत सरकार कृषि सुधारों को बढ़ावा देते हैं तथा शिक्षा, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधनों के माध्यम से छोटे किसानों को समर्थन भी देते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन को बढ़ावा देना। तो परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने से भारतीय कृषि उत्पादों को आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सहायता भी मिलेगी इसमें। और इसमें आप देखिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना। तो इसमें आप देखिए गैर कृषि परिवारों का समर्थन करने के लिए खाद्य वितरण प्रणालियों को वहनीयता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुशल होना चाहिए। तो इस तरह की रिपोर्ट के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा और इस तरह के आंकड़े आपको प्रीलिम्स में भी फायदा पहुंचाएंगे। आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, तो वहाँ भी मदद मिलेगी आपको। और मैं इसलिए तो कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। आपको अगर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह की रिपोर्ट संस्थाओं से, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।